मेरा निश्चित मत है कि पूरा प्रबंधन एक तरीके से फॉर्मल मैनर में स्ट्रक्चर करके और अनुभवी लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए। जो भी वहां पर अधिकांश आज कर्मचारी हैं वो स्वयंसेवक हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इंप्लीमेंट किया। तो जो निष्ठा और निगरानी प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है। मैंने औपचारिक रूप से तो सुझाव नहीं दिया है, लेकिन मीडिया चैनल्स में मैंने अपने विचारों को साझा किया है। मेरा निश्चित मत है कि पूरा प्रबंधन एक तरीके से फॉर्मल मैनर में स्ट्रक्चर करके और अनुभवी लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए। आज पूरा प्रबंधन अनौपचारिक तरीके से है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, कोई आलोचना नहीं है, ये उसका स्वरूप है आज के प्रबंधन का। जो भी वहां पर अधिकांश आज कर्मचारी हैं वो स्वयंसेवक हैं। उनको अनौपचारिक ढंग से बता दिया गया है कि आप अमुक कार्य करें, ऐसे करें वगैरह, लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई डिवीजन ऑफ वर्क, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होता है वह नहीं है। और लगभग 1500 लोग कार्य कर रहे हैं आज पूरे इस परिसर में। इट इज ए मिनी सिटी। तो ऐसे में प्रबंधन को अनुभवी हाथों में देना होगा, हायरार्की तय करनी होगी और जिम्मेदारी स्पष्ट करनी होगी। और वो सभी फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, बाकायदा वेतन हो, नियम हो, मैनुअल बने और उसके माध्यम से कार्य करें, ऐसा मेरा सुझाव है। तिरुपति देवस्थानम जो है वहां पर यद्यपि वो कानून से टेक ओवर सा हो गया है सरकार का, लेकिन वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो बड़ा डिफाइंड है और फॉर्मल है। नियमित रूप से लोग नियुक्त होते हैं एक निश्चित अवधि में और कार्य करते हैं। तो मैं कभी यह सुझाव नहीं दूंगा कि ट्रस्ट की ऑटोनॉमी को समाप्त करके सरकारीकरण हो जाए, लेकिन अयोध्या के ट्रस्ट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क है उसको अवश्य एक तरीके से एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से एक मिलनी चाहिए उन्हें कि वह किस प्रकार से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को फॉर्मल ढंग से वह करें। और यदि उन्हें किसी अनुभवी अधिकारी की उच्च स्तर पर आवश्यकता है तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने कुछ कागजों का अध्ययन किया जिसमें वर्ष 2023 से लेकर 2025 तक कुछ निर्देश हैं कि किस प्रकार काउंटिंग होगी। आप यूं समझे कि वो एक तरीके से एसओपी है। यदि उसका पालन हुआ होता तो ये आज का दिन हमें नहीं देखना होता। उसमें यहां तक विवरण है कि जो व्यक्ति काउंटिंग करने आएगा वो कपड़े क्या पहनेगा। वो कपड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएंगे। किस प्रकार से एंट्री और एग्जिट पर फ्रिस्किंग होगी उस व्यक्ति की, जितनी बार वो अंदर और बाहर जाएगा जांच होगी, विश्वास पे नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन अनौपचारिक रूप से मुझे जो पता लगा है, कदाचित इन कागजों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है।
कोई भी अनुपालन नहीं हुआ। और बैंक की जो जिम्मेदारी थी और प्रमुख जिम्मेदारी थी, आप विश्वास माने, मैंने वो ट्रस्ट का जो एग्रीमेंट है उसको सही करने में या सुधार करने में मेरा भी हाथ था। जो ट्रस्ट का एसबीआई से एग्रीमेंट है, एसबीआई ने इसको मोस्ट नॉन सीरियस मैनर में इंप्लीमेंट किया। आपने अभी बात बताई है और टिप्पणी किया, और सही है कि जो इस दान पत्र में बहुमूल्य मेटल डाले गए हैं, धातु, अंगूठी, कड़ा, बाली कानों की, हर महिला का, सोचिए आप, हर महिला का एक, वो जब ये स्थिति कब आती है उसको आप कृपा करके चित्र सोचें। भगवान के समक्ष जब वो महिला पहुंचती है तो उसी समय वो अंगूठी निकाल के इसमें डाल देती है। यह है उसका विश्वास। अब वो जब काउंटिंग के लिए दान पत्र बक्सा उल्टा जाता है तो रुपए के नोट भी गिरते हैं, कॉइन्स भी गिरते हैं, और ये बहुमूल्य धातुएं भी गिरती हैं। मैं समझता हूं तीनों के हिसाब में गंभीर कमियां थीं, और उससे भी अधिक नियंत्रण, जो सुपरविजन था, जो बैंक के दो लोगों को वहां पे रखना था परमानेंटली, और जो ट्रस्ट के दो लोग वहां पर थे, वह सुपरविजन टोटली लैकिंग था, इनफॉर्मल था। और जब ये बक्से बंद होकर के, काउंटिंग होकर के गड्डियां बैंक जाती थी और बैंक में रिसीव किया जाता था, उसमें भी जिस प्रकार का नियंत्रण होना चाहिए था, डबल लॉक की चाबियां किसके पास रहेंगी, विश्वास नहीं किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि अनौपचारिक रूप से एक ही व्यक्ति को दोनों चाबी दे दी गई। ये सब चीजों में कहीं न कहीं निगरानी की कमी थी। तो जो निष्ठा और निगरानी, प्रबंधन के दो पक्ष होते हैं, वो दोनों ही इसमें जो है उनकी हानि हुई है। श्री चंपत राय जी एक बहुत संस्कारी व्यक्ति हैं। वो एक महत्वपूर्ण संगठन से जीवन उनका पूरा व्यतीत हुआ है। उन्होंने जीवन के हर क्षण उस संगठन को दिए हैं और राष्ट्र को दिया है। जहां तक उनके निष्ठा, चरित्र, सादगी का प्रश्न है, मैं कभी भी, जब तक कोई मेरे समक्ष ठोस साक्ष्य नहीं हो, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब आपने कहा उनके साथ जुड़े हुए लोग, निश्चित रूप से लोगों ने श्री चंपत राय जी की सादगी, सरलता और मानवता का दुरुपयोग किया है, भीषण दुरुपयोग किया है, छोटा मोटा दुरुपयोग नहीं किया है। ये जो सारी व्यवस्था विश्वास पर चल रही थी, उसमें एक तरीके से बैक स्टैबिंग हुई है। और यही आप देखेंगे एसआईटी में, जांच में आएगा। अभी तो मैं इस बारे में इससे अधिक बोल भी नहीं सकता, लेकिन वास्तविकता यही है जो मैंने आपके समक्ष बताया। वो यह है ना कि कितने दिनों से ये गड़बड़ी चल रही थी और इसका आयाम क्या था। यह कदाचित एसआईटी के समक्ष चुनौती होगी और वो अनुमान तो कर सकेंगे, लेकिन बिल्कुल स्पेसिफिक पकड़ हो जाए, चित्रों से पकड़ हो जाए,
जैसे 45 दिन में कुछ चित्र आए हैं, मैंने सुना है जो यही 44 लोग हैं, इनमें से कुछ लोगों के चित्र मिले हैं, पिक्चर मिली है, लेकिन देखना तो 44 लोगों को है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये 44 लोग में से 6 चोर होंगे और बाकी साधु होंगे। सबको वहां जानकारी होगी, तो ये जानकारी दी क्यों नहीं गई? जो लोग नहीं चोरी कर रहे थे वो क्यों नहीं जानकारी दे रहे थे? तो ये एक एसआईटी के लिए बहुत बहुत बड़ा प्रश्न है, और 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी निष्कर्ष निकालना, मैं उनको शुभकामनाएं दे सकता हूं।